अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। एक नई सुबह का आगाज़, एक नए दिन का आगाज़ दुआओं के साथ और इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस दिन को नेकियों से भर दे और हमें नेकी करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, नेकी जो है आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई आप पत्थर हटा दें। अगर आप देखें कि आपका कोई दोस्त, कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपके बहुत करीबी है, वो उदास बैठा है, तो उससे उसकी उदासी की, परेशानी की वजह पूछ लें। तो ये भी आपके लिए एक नेकी है कि आप किसी का हौसला बढ़ा दें। तो भाई नेकियां करनी चाहिए और नेकियां करते रहना चाहिए। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अच्छा जी, अब क्योंकि कराची का जो मौसम है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एंजाइटी है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है और इस मौसम की वजह से, इस वेदर की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और इस सीज़न से जो डिप्रेशन चलता है वो उनको थ्रू आउट, जब सीज़न चेंज होता है तो उस टाइम तक वो डिप्रेशन रहता है और फिर हर सीज़न का अपना एक अलग फील होता है और अलग डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन से थ्रू आउट निकलने का जो कहना चाहिए कि एक रेमेडी है या डिप्रेशन से बाहर आने की एक रेमेडी है, वो ये है कि आपने गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना। आपने घर में अगर 4 काम निकाले हुए हैं तो आपने 3 काम ही करने हैं और ये वो फिज़िकल रेमेडी है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आज आपने अलमारी साफ़ करनी है या फिर आपने आज जो स्टोर रूम साफ़ करना है या आपने कुछ ज़्यादा खाने पकाने हैं, तो आप अपना काम जो है वो कम कर दें। मौसम की मुनासबत से अपने काम करें, मौसम की मुनासबत से अपना स्केड्यूल प्लान करें। ये हो गया ख़वातीन के लिए। और मर्द हज़रात, अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत सारा ट्रैवल करते हैं या फिर रास्ते में आपको धूल मिट्टी का सामना होता है, तो उसके लिए ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब पर जाएं। जब मौसम ठीक हो जाए तो कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने चले जाएं या जहां आप जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। चलिए जी, अब खबरें आपके साथ में शेयर करते हैं और मौसम की बात हो ही रही है तो कराची का मौसम भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। और कराची का जो मौसम है वो कुछ इस तरीके से है कि शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने के साथ दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहने का भी इम्कान है। आज शहर कराची का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 29.5 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, गर्मी की जो शिद्दत है वो 36 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 75% है। अच्छा जी, इसके अलावा सिंध और पंजाब के हवाले से ये खबर मैं शेयर करने जा रही हूँ। जब ये खबर मैंने देखी या इस खबर के बारे में जो पता चला या बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि ख़ुद से मैंने ये एक्सपीरियंस तो नहीं किया, तो बस यही है कि अल्लाह ताला से बस रहम की दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से यही कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे घरों को, हम लोगों को महफूज रखे जी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मिट्टी का तूफ़ान, हादसात में 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए और 60 ज़ख्मी हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला हैं जहाँ पर मिट्टी का तूफ़ान आया। अच्छा, ये कौन कौन से एरियाज़ हैं? ये घोटकी है, कश्मूर है, जहाँ पर मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। राजनपुर में दरख्त, साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभे और तारें टूट गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दादू के इलाके घोरक हिल स्टेशन में भी तूफ़ान के बायस जो है वो हट्स जो थे वहाँ पर बने हुए उनकी छतें उड़ गईं। सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुँचा और तूफ़ान के बायस बिजली की जो हाई ट्रांसमिशन तारें हैं वहाँ पर मोटरवे M5 पर गिरने से ट्रैफिक मुतासिर रही। यानी जो हाई ट्रांसमिशन तारें थी मोटरवे M5 पर गिरने से मुतासिर रही ट्रैफिक भी। पुलिस और मैपको अमले ने ट्रांसमिशन लाइन को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। तो ये सारी सूरत हाल है और बस यही है, अल्लाह ताला से खैर की दुआएं करनी चाहिए। अच्छा जी, एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और ख़बर है जी कराची से रावलपिंडी जाने वाली जो तेज़गाम एक्सप्रेस है, ये उस हवाले से ख़बर है कि तेज़गाम एक्सप्रेस की जो पार वैन है उसमें आग लग गई। अच्छा जी, रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चेयरमैन रेलवे ने वाक़ये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है जो 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। और तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची से रावलपिंडी जाने वाली जो तेज़गाम एक्सप्रेस है उसमें ये वाक़या पेश आया। अच्छा जी, आग ने देखते ही देखते पूरी पावर वैन को लपेट में ले लिया और इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार जो है वो मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया, जिसके बाद ट्रेन को रावलपिंडी रवाना कर दिया गया। अच्छा, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के हवाले से एक खबर कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का मुल्क भर के गैर फाल एयरपोर्ट्स बहाल करने का फैसला। अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि कहा जा रहा है कि कराची में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें एयरपोर्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और कमर्शियल डिपार्टमेंट के आला अफसरान ने शिरकत की। और ये कहा गया है कि वजारत दिफा ने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को तमाम एयरपोर्ट्स की फौरी बहाली के लिए इकदाम करने की हिदायत की है। तो ये वो खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की और अब शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक
ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मिलवाएंगे आपको हमारे ज़बरदस्त गेस्ट से। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। हमारा शो हमेशा से स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है, उनके मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे शो में बात की जाती है। तो अब हमने सोचा कि क्योंकि अब पेपर्स भी चल रहे हैं और जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी पेपर चल रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अपने डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यूजुअली हम बात करते हैं सिस्टम के ऊपर, हम बात कर रहे होते हैं कि जी हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, लेकिन हम आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो क्या तरीक़ाकार है जो स्टूडेंट्स को कामयाबी से हमकिनार करता है। यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि दिन भर बैठ के पढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसके नंबर अच्छे नहीं आते। एक स्टूडेंट है जिसने अपना सारा कोर्स जो है वो कवर किया हुआ है और आपको बहुत ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों से आपकी बात होती है जो कहते हैं हमने बहुत पढ़ा था लेकिन फिर भी हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। तो वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, वो कौन सी ऐसी मेजर जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, या वो कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे नंबर नहीं ले पाते, या क्या इशू होता है और उसको किस तरह ओवरकम करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो कौन से स्टडी हैक्स हैं, वो कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जिसकी वजह से आप स्मार्ट स्टडी भी करते हैं, आपके पास नॉलेज भी होती है, आपका वक्त भी कम ज़ाया होता है और आप अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। इस पर बात करने के लिए माजबीन अलवीना इस वक्त हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं या एक्सपर्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजबीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि हम बात करें स्टूडेंट्स के हवाले से, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मगर फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, कहीं ना कहीं वो कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं स्टडी के दौरान। तो वो क्या मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो सारे स्टूडेंट करते हैं और कहते हैं हमने बहुत पढ़ा था लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए? अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है सबा। तो बच्चे जो हैं उनको हमें प्रॉपरली गाइड करना चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि किस तरह से स्टडी करें और किस तरह से अपने जो भी मार्क्स हैं, मार्क्स गेनिंग पोटेंशियल है, उसको इंक्रीज कर सकें। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स ये बात रियलाइज करें कि इंपॉर्टेंस पढ़ाई की जो है ना वो बहुत ज्यादा है। वो एक सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं है, वो जो सीख रहे हैं उसको उन्हें समझ कर पढ़ना है और उसको अमली जिंदगी में जो है प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सो ये बहुत जरूरी है कि वो एक स्केड्यूल फॉलो करें और टाइम टू टाइम पढ़ें। जैसे जैसे टीचर आपको करिकुलम जो है वो पढ़ाता जा रहा है, आप उसको समझ कर पढ़ते जाएं, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करें। यानी कि जो आज का टॉपिक है आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, आप घर जाके उसको रिवाइज करिए एक दफा जरूर। वीकेंड के ऊपर भी अपने काम का एक दफा अच्छे तरीके से रिविजन कीजिए। ये चीजें बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप अपने करिकुलम को प्रॉपर डिवाइड करें और पास्ट पेपर्स से जो है चेक करके देखें कि कौन से करिकुलम के टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका वेटेज ज्यादा है और उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करें। इससे आपको मार्क्स हासिल करने में आसानी होगी, क्योंकि वो टॉपिक जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, आप उसकी तैयारी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकेगी। जी कंटिन्यू कीजिए माजबीन, क्या कह रही हैं आप? दूसरी बात ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने देखा है आजकल जैसे पेपर्स चल भी रहे हैं, ओ लेवल्स के एक दो पेपर, ए लेवल्स के आई थिंक एक दो पेपर्स रह भी गए हैं हमारे। सो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जो है ना वो एंड के दिनों में खास तौर पे सोते नहीं हैं, ऑल नाइटर्स होते हैं, दे स्टार्ट टू स्किप देयर स्लीप एंड दैट इज रियली रॉन्ग। आपको पूरे साल से पढ़ेंगे तो आप अपनी एक स्केड्यूल फॉलो करेंगे, आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। और वैसे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फोकस्ड लर्निंग करें। देखिए, एक होते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जिसके अंदर आपके पास नॉइज आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास कोई डिस्टर्ब करने वाला बंदा ना हो, कोई अम्मी काम करने के लिए आपको आवाजें ना दे रही हो, शोर शराबा ना हो, लाइटिंग अच्छे से हो आपकी टेबल के ऊपर। ये सारे आपके एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होती है। आपको एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन खत्म करनी है, इसके लिए आपको घर वालों की, आपकी फैमिली की मदद की जरूरत पड़ेगी। और एक होती है आपकी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप जो है वो इंटरनली कितने ज्यादा फोकस्ड हैं। आपको उसके लिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया से, बाकी चीजों से अपना दिमाग हटा लें। कौन कितना पढ़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट कैसी तैयारी कर रहा है, इससे भी अपना दिमाग हटा लें। इसके अलावा सबसे जरूरी ये है कि आप उसको फोकस करें इस चीज के ऊपर कि आप सोच क्या रहे हैं। हम इंसान जो है वो ज्यादातर या तो ये सोच रहे होते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये सोच कर परेशान होते हैं, या पिछली जो चीजें गुजर चुकी होती हैं उनके बारे में सोच रहे होते हैं। सो अच्छा सोचें, उस वक्त पढ़ाई करें और पढ़ाई को ही फोकस करें। और जो भी इररेलेवेंट थॉट पैटर्न्स हैं आपके, उनको कोशिश करें कि उनको जो है वो आप ब्लॉक कर सकें। जैसे ही आपने सोचा अच्छा ये चीज मेरी जरूरी नहीं है, इसको
दूसरा, बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पर वो खाने पीने का ख्याल रखना है। मैं देखती हूँ बच्चे अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे होते, एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं, या कार्ब्स या जंक बेस्ड जो जंक फूड होता है ले रहे होते ज्यादा। जी जी, सॉरी सबा, जी, प्रोटीन्स नहीं ले रहे होते ज्यादा, बिल्कुल प्रोटीन इंटेक नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास कोलिन और एल-थियानिन दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। हमारे पास जो है वो एग योक के अंदर पाया जाता है, जो अंडे की जर्दी होती है ना उसके अंदर। और एल-थियानिन हमारे पास ग्रीन टी में, और ये जो जेंजी पीती है ना माचा, ग्रीन कलर का जो होता है, मुझे तो उसका टेस्ट इतना नहीं पसंद है, बट वो बहुत बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर जो है एल-थियानिन बहुत ज्यादा होती है। ये चीजें आपको पढ़ने में फोकस्ड। अच्छा माजबीन, ठीक है, आपने बहुत सारे की पॉइंट्स तो बताए हैं। ये बताइए कि इनिशियली हम बात कर रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी हैक्स क्या होते हैं। अब अगर 3 महीने पहले किसी ने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की और उससे पहले वो लॉन्ग टर्म में अपना जो कोर्स है उसको स्टडी कर चुका है, तो क्या हैक्स होते हैं कि वो जल्दी जल्दी स्मार्टली अपनी स्टडी भी कंपाइल कर लें और उनका पेपर जो है वो भी अच्छा, उनके ग्रेड्स अच्छे आएँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उनके जब वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो उनको पता सब कुछ होता है, उन्होंने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है उनको। वो क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस स्किप करके आ जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स की बारे में लोग बात करते हैं। टीचर्स भी बताते जी बड़ा अच्छा स्टूडेंट था लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर सका, वो ये सवाल जो है वो स्किप करके आ गया। स्कूल में भी यही बात हो रही थी कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करें पेपर के वक्त में, पेपर से पहले क्या चीज़ें जो है वो चेक कर लेनी चाहिए जो आपका टाइम बचाएं। दूसरी बात ये कि उससे पहले गेस्ट पेपर्स आते हैं, उससे पहले बहुत सारे ऐसे जो है ना वो टेस्ट हो रहे होते हैं स्कूल में भी कॉलेज में भी, जिससे आपको पता चल रहा होता है कि क्या रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी हैक्स क्या हैं, ये हमारे साथ में शेयर कीजिए। हाँ, तो स्मार्ट स्टडी हैक्स में सबसे पहले जैसे आपने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट आप पास्ट पेपर्स को स्टडी कीजिए। पास्ट पेपर्स जो है वो आपकी ना सिर्फ इस बात की तैयारी करवाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, आपको अपनी जहन साजी में आपको जो है इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ना मतलब कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा वेटेज रख रहे होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपने कही है पेपर पास्ट पेपर्स जो है स्टडी करें, बच्चों को मैं देखती हूँ एक गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो पास्ट पेपर्स तो देख लेते हैं लेकिन उनका मार्किंग क्राइटेरिया नहीं देखते हैं। स्मार्ट स्टडी के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो मार्किंग क्राइटेरिया देखें, ये देखें कि टीचर्स ने किस तरीके से मार्क्स दिए हुए हैं। जो भी सवाल का जब हम आंसर लिख रहे होते हैं उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल जार्गन्स होते हैं वो इंक्लूड करना बहुत जरूरी होते हैं। उससे आपके मार्क्स के जो हासिल करने की मतलब आपके मार्क गेनिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो उस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो पास पेपर्स आते हैं उनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, और जो ओवरऑल कोर्स है पूरा साल जो स्टडी कर रहे होते हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वो किस तरीके से वो स्टडी कर रहे हैं और वो किस तरीके से वहाँ पर उसको प्रेजेंट करके आएंगे। प्रेजेंटेशन कितनी काउंट करती है पेपर में माजबीन? इसके अलावा आपके जो टीचर्स हैं ना, उनसे आपको कहना चाहिए कि वो स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए आपको कोच करें। तो टीचर्स आपको बहुत सारे इस तरीके की बातें बताएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, कुछ शॉर्ट चीजें बताएंगे जिनको आपको कवर करना चाहिए लाजमी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि स्टेप्स का ख्याल रखें। अगर आपको इस तरह का फॉर एग्जांपल फिजिक्स है या मैथ्स है, मैं अक्सर बच्चों को कहते हुए सुनती हूँ कि फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमने तो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से किए थे, या मैथ्स में पूरे मार्क्स नहीं आए, मुझे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी अच्छे से पता थे। स्पेशली जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होते हैं, यहाँ पर न्यू क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, अनसीन क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे ये समझें कि मार्क्स जो है वो स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात का ख्याल रख रहे हो कि हमने सारे स्टेप्स 1 बाय 1 कवर किए हैं और कोई भी स्टेप जल्दी आंसर लाने के लिए स्किप नहीं किया। सही। और इन सब में सबसे जरूरी ये है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप टाइम्ड प्रैक्टिस करें, यानी कि आप देखें कि इस सवाल के लिए आपके पास कितना टाइम बच रहा है। फॉर एग्जांपल इस सवाल के लिए मेरे पास 15 मिनट है, तो मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये सवाल मैं 12 मिनट में कर सकूं और 3 मिनट में रिवाइज कर सकूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि एजुकेशनिस्ट हैं आप और आपको जाहिर सी बात है ये सारे बड़े तरीके पता हैं कि किस तरीके से स्टडी करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। जब नया साल शुरू होता है और जब स्टडी के लिए नई क्लास में स्टूडेंट आ रहे होते हैं तो क्या आप लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उनको क्या बता रहे होते हैं कि उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ कितने घंटे से शुरुआत करनी है और कब तक पढ़ना है? जी माजबीन। सबक हम
बच्चों को जो है फर्स्ट डे से ही जो सबसे पहले गाइड करते हैं, हम उन्हें कोशिश करते हैं कि बताएं कि किस कैजुअल को फॉलो करें। हाँ. और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। सो ये चीज है कि आप जो है वो जल्दी सोएं। देखिए हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो रात में आराम करता है और रिपेयर करता है। इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लेते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते हैं आपके, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी कि दिमाग के जो रिवाइज करने की और लॉन्ग टर्म तक याद करने की सलाहियत होती है के अंदर वो उसी वक्त कन्वर्ट होते हैं जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं। और ये रात की नींद लेना इसलिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो हम इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। यूथ के जो है उनको, जो आप छोटे होते हैं, कम उम्र होते हैं, तो आपको नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम इसके ऊपर सब बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस करवाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि आप जो है वो जल्दी सोइए और सोशल मीडिया से कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है वो उससे दूर रहें रात के टाइम पर, क्योंकि आपकी बॉडी मेलेटोनिन रिलीज करती है। सो ये बहुत जरूरी है। फिर हम बच्चों को यही जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पैटर्न्स हैं उनके बारे में बताते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब यही है कि आप देखें कि कौन से टॉपिक्स की ज्यादा वक़्त है और कौन से टॉपिक्स की कम है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगी, बच्चों को टॉपिक छोड़ना कोई सा भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं अगर ये चीज पेपर में नहीं आ रही है, इसके मार्क्स कम है, तो वो छोड़ दें। क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि आगे चलकर, जब आप फॉर एग्जांपल आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग का वो कॉन्सेप्ट आगे चल के काम आने वाला है आपके। और सिर्फ इसलिए कि आपको लग रहा है कि ये अलजबरा काम नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो पूरा पूरा अलजबरा काम आता है, उसकी इक्वेशंस काम आती हैं। जो हमारे पूरे सिग्नल प्रोसेसिंग है उसके अंदर सारी अलजबरा काम आती है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं बच्चों के लिए। जब आप एक एडवांस लेवल पे जाएंगे और जब आप इनोवेशन की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीजों की देगी। सो कोई टॉपिक स्किप नहीं करें, सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ें और समझकर पढ़ें। ये हम बच्चों को एक जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है उस पे हम ये बातें बच्चों को बहुत अच्छे से बताते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपने जिस तरह से बात की ना कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपने अपने हर टॉपिक को स्टडी करना है, उसका फ़ायदा आपको आज नहीं तो कल होता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो वो ज़ाया नहीं जाती। और जो कुछ भी हम अपनी स्टडी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे होते हैं, थ्रू आउट वही सारी लाइफ हमारे काम आता है। और अगर हमने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने रीड किया हुआ है, हमें पता है कि जी हमारी उर्दू की बुक में क्या है, हमें पता है कि जी हमारी इंग्लिश की बुक में क्या है, मैथ्स में क्या है, सिंधी में क्या है, बाकी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या है, तो यही नॉलेज जो है वो डेफिनेटली जब आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, चाहे आप एमकेट के लिए करें या ईकैट के लिए करें या फिर आप किसी और प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई करें, तो यही नॉलेज थ्रू आउट स्कूल से लेकर कॉलेज तक आपके काम आती है और वो फिर यूनिवर्सिटी में जाके अपग्रेड हो जाती है। यानी अगर आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किए, साइंस पढ़ना शुरू किए, तो उसकी बेसिक लर्निंग आपकी स्कूल कॉलेज से ही है और उसके बाद प्रोफेशनल वे में आप उसको आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। माजमीन, ये बताइए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जी MCQs आ जाएँ तो वो ज़्यादा आसान है, लंबा लंबा कौन लिखेगा, इतना कॉन्सेप्ट जो है वो कौन जनरेट करेगा, कौन इतना पढ़ेगा। तो ये जो कौन इतना पढ़ेगा और बस MCQs आ जाएँ, आसानी हो जाए, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर क्या कमियां रह जाती हैं? क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आपने कहा, कवर नहीं कर पाते। अगर एक पैराग्राफ में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं तो अगर उन्होंने शॉर्टली पढ़ा है तो वो ऊपर की 2 लाइनें पढ़ते हैं और उनको ये लगता है कि ठीक है हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के या टॉपिक पढ़कर ही समझ में आता है। तो इसका क्या हल है, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को इस तरफ लाने के लिए कि वो कंप्लीट स्टडी के ऊपर ध्यान रखें? इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि जब आप देखिए, जैसे आपने बताया 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और एक हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास MCQs आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं और इस तरह के सारे सवाल आ जाते हैं जो कि ओपन एंडेड नहीं होते। उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछें, ना कि हम और रिपीट, ये क्वेश्चंस रिपीट ना हो, और रिपीट हो रहे हो तो इस तरह से रिपीट हो कि बच्चे का कॉन्सेप्ट ही, यानी कि आप जो है अल्फाज तब्दील कर कर सेम चीज को पूछ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चा मजबूर हो जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, क्योंकि सही आंसर वो कॉन्सेप्ट से ही दे पाएगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये हमारे पास मैट्रिक इंटर सिस्टम में ये चीज नहीं है, लेकिन A लेवल्स O लेवल्स के अंदर वो लोग इस चीज का काफी हद तक ख्याल रखते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर जो है ना बच्चे की हो जाए तो टेस्टिंग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टाफिकेशन से जान छुड़ानी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करें, अपने स्लीपिंग आवर्स जो हैं उसको बेहतर करें, इसके अलावा अपना शेड्यूल बनाएं,
पूरा साल जो आप स्टडी करते हैं उसको आप लॉन्ग और लेंदी वे में करें और आप अपनी कंसिस्टेंसी बना लें कि आपने 2 घंटे बैठना है या 3 घंटे, और उसके बाद जब एग्जाम्स आते हैं 3 महीने पहले जब आप रिपीट कर रहे होते हैं तो उसमें फिर आप स्टडी हैक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके काम आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सारा साल आप कुछ नहीं करेंगे और लास्ट के 3 महीने में या 1 महीने में आप जो है वो गेस्ट पेपर से या कोई शॉर्ट टर्म तरीके से जो है वो आप पास हो जाएंगे, तो शायद पास हो जाएं आप, शायद आपका ग्रेड अच्छा आ जाए, लेकिन फिर वो जो नॉलेज है ना आपके अंदर वो बिल्ड नहीं होगी और वो फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया माजमीन आपके वक्त के लिए। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड करें, और जितने भी स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि दिल लगाकर पढ़ाई करें। और अगर अभी भी आपके पास टाइम है, और क्योंकि जो इंटर के पेपर्स हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स भी हैं, अभी जिस तरीके से हम लोग आपको बताते हैं सिटी 21 पर भी बताते हैं सारा शेड्यूल, तो वो लोग भी अगर कम्प्लीटली स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं एक एक चैप्टर, अगर आपने पूरा साल पढ़ा है तो। चले जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो आप बात करेंगे हम सेहत के हवाले से, और जब सेहत के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ख़वातीन की सेहत के बारे में ज़्यादा बात की जाए क्योंकि वही केयरलेस होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से कि जब वो उनकी प्रेगनेंसी का उनको पता चलता है तो बहुत सारे ऐसे भी उनके टेस्ट होते हैं, ऐसे लैब्स होते हैं उनके कि उसमें उनको डायबिटीज़ भी शो हो रहा होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, और उसके लिए फिर जाहिर सी बात है अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो परेशानी होगी। लेकिन ये बहुत कॉमन है, और इसको कैसे ओवरकम करना है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा मुश्ताक इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे से गुजारी आपने ईद? अल्हम्दुलिल्लाह। पकाया खाया क्या, ये बताइए? सब कुछ किया, दावतें भी एंजॉय की, कुछ बनाया भी, कुछ लोगों को खिलाया, कुछ खिलाया भी, और थर्ड डे चले भी गए ड्यूटी पे भी चले गए। चले जी, ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर्स जो होते हैं ना उनकी जॉब बहुत टफ है, और कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली इनको फिर जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो है बहुत कॉमन है, लेकिन ये डेंजरस भी हो जाती है, ख़तरनाक भी हो जाती है अगर इसका ख्याल ना रखा जाए, इसको प्रॉपर तौर पर टेक केयर ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। क्यों होती है, किस वजह से होती है, कैसे ये इनिशिएट होती है, और उसके बाद फिर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जी बिल्कुल सबा, थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज़ जो है ना अब एशिया में ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, चाहे वो प्रेग्नेंट स्टेट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, मर्द हो या औरत हो। हाँ। सब में डायबिटीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। स्पेशली हम जो पाकिस्तानी हैं, जापानीज़ हैं, इंडियन हैं, इन सब में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी जो होती है ना उसमें डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसलिए बढ़ जाता है कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ डायबिटोजेनिक कंडीशन। ठीक है, एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट भी होती है कि इसमें जो ना कोई इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज़ का रिस्क भी इसमें बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब हम डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कब कहेंगे? हम उस वक्त कहेंगे कि जब प्रेगनेंसी में पहली बार आपको शुगर डायग्नोज हुई हो या पहली बार हुई हो, इससे पहले आपको कभी डायबिटीज़ ना हुई हो, उससे हम कहते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी या हमल के दौरान शुगर का बढ़ जाना। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, ये बताएं कि ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, कौन सी ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा इस तरफ चले जाती हैं कि वो डायबिटिक हो जाती हैं या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है? क्योंकि कुछ लोगों में पहले से भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, ऐसा भी होता है कि चलें सडन तो डॉक्टर ये कहते हैं जी ये प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाता है, बट कुछ ख़वातीन जो हैं वो पहले से भी डायबिटिक होती हैं और उनका शुगर इंटेक पहले से भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी उनको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो कौन सी ख़वातीन होती हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा होता है, कैसे इसका इलाज होता है, कैसे ओवरकम करना है, ये बताइए। बिल्कुल सब है। देखें, डायबिटीज़ हमारे पास जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 वो होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जो शुरू से आपको होती है और आपको इंसुलिन की नीड होती है। जो टाइप 2 होती है ना वो अब ज़्यादा कॉमन हो गई है। 90% हमारे पास टाइप 2 होती है। इसमें हमारे पास लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हमारे पास आजकल हैं वो उसकी वजह से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका इंसुलिन बॉडी का जो वो काम करना छोड़ दे। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में हम जब बात करते हैं कॉजेज़ की, तो कुछ ख़वातीन होती हैं जो पहले से ओवरवेट होती हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ओबीस होती हैं, उनमें जो वो डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है,
और कुछ ख़वातीन होती हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज़ है, चाहे वो मदर को, फादर को, उनके बहन भाइयों को, उन पेशेंट्स में डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती है, ठीक है। या आपके पास जो है ना वो पहले से आप डायबिटिक हो, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। कोई आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है या दिल का आर्जा है, कार्डिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पेशेंट्स में भी डायबिटीज़ हो जाता है। और प्रेगनेंसी में अगर आपकी पहले प्रेगनेंसी हुई है, उसमें आपको डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली आपको जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है ना उसमें डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। 5% रिस्क होता है कि डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में हो जाती है। सही। अच्छा, जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है तो क्या उसका कोई इफ़ेक्ट बेबी के ऊपर होता है? बिल्कुल होता है, उसका इफेक्ट बेबी के ऊपर बहुत होता है, क्योंकि देखें डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे जो आमलनाल होती है ना, प्लेसेंटा, उसके अंदर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं नेचुरली वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। प्लेसेंटल हार्मोन होता है ना, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंट करता है। इंसुलिन जो रूटीन में हमारे पैंक्रियाज से सीक्रेट होती है, ठीक है, वो हमारे ग्लूकोज को जो वो एब्जॉर्ब करती है, बॉडी में हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। राइट। अब कुदरत ने जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो हार्मोन्स जो सीक्रेट करना शुरू किए हैं, उसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि बेबी जो होता है ना उसके लिए शुगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। जो बेबी अपनी न्यूट्रिशन ले रहा होता है मदर के ज़रिए, वो उसके आंवलनाल के थ्रू ले रहा होता है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हो या फिर जो है वो शुगर हो। शुगर इंटेक बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसी तरह से बेबी में भी इंसुलिन सीक्रेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर मदर जो वो डायबिटिक होगी तो उसकी शुगर ज़्यादा होगी, वो बेबी के अंदर भी जाएगी, ठीक है। या तो बच्चा जो है ना वो हेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। वो मोटा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन होता है ना वो एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। एनाबॉलिक का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशंस बढ़ा देता है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स इन शॉर्ट ये कि इसका नुकसान माँ और बच्चे दोनों को हो रहा होता है। इससे कैसे ओवरकम किया जाए? अगर प्रेगनेंसी में किसी खातून को डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, वो क्या करें? देखिए, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो डायग्नोस होती है ना, अब हमारे पास जब पेशेंट इनिशियली बुकिंग पर आता है तो उस पर हम उनकी शुगर लेवल ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन उनको पता ही नहीं होता है कि वो पहले से डायबिटिक हैं या नहीं है। प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट टाइम चेक हो रहा होता है, अगर उस वक्त उनका शुगर लेवल ज़्यादा आया तो फिर हम उसे कंफर्म करते हैं थ्रू ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम मदर को शुगर पिला के और इसके 1 और 2 घंटे के बाद हम शुगर चेक करते हैं। अगर उसकी लेवल्स जो वो ज़्यादा और होते हैं, ठीक है, जैसे 1 आवर में हमारा 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, 2 आवर में 120 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा था तो इसका मतलब पेशेंट जो है ना वो डायबिटिक स्टेट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह से HbA1c लेवल हम कराते हैं शुगर के लिए टेस्ट, उसको हम रखते हैं 5.7 से 6 के दरमियान, ठीक है। प्रेगनेंसी में वैसे भी 6.5 से बिलो ही होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का 5.7 से 6 के दरमियान है तो हम एक रेड अलर्ट जारी कर देते हैं कि इस पेशेंट को अब जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, शुगर इंटेक अपना जो है वो कम रखे, ठीक है, वरना उसको GDM या डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाएगी। सही, ठीक है, क्योंकि अगर हमने जैसे बात की कि अगर मदर को डायबिटीज़ होगी तो बच्चा ऑब्वियसली जो है ना या तो मैक्रोसोमिक हो जाता है, जिसे कहते हैं कि वक्त से पहले बड़ा हो गया, ठीक है, उसमें बच्चे का वेट जो है ना वो 4 kg 4.5 kg इतना हो जाता है और उसमें रिस्क हो जाता है कि या तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल से हो सीज़ेरियन की तरफ चला जाए, ठीक है, या फिर बच्चा जो वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुगर लो हो जाती है, ठीक है, बच्चे में जो है वो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, मैग्नीशियम लेवल कम हो जाता है। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में अगर हम बात करते हैं तो और इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वक्त से पहले जो है ना बच्चा या तो पैदा हो जाता है, प्रीटर्म होगा, या उन मदर्स में जिनमें डायबिटीज़ के रिस्क होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का पहले जो है वो बच्चा डेड हो गया है, पेट में ही उसका बच्चा अगर मर गया और उसको रीज़न नहीं पता तो उसकी सबसे मेन रीज़न ना ये हो सकता है कि उसको पहले डायबिटीज़ रही हो उस पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, आपने जितने भी ये फैक्ट्स बताए हैं ऑब्वियसली जितनी भी ख़वातीन हैं वो बड़े गौर से सुन रही होंगी और वो इस हवाले से ये भी जानना चाहेंगी कि इसके लिए क्या एहतियात है, क्या करना चाहिए कि ये स्टेज ही नहीं आए, और अगर ऐसा हो जाए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए? टेस्ट तो आपने बता दिए, लेकिन ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें? अब अगर डायग्नोज हो ही गई है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ तो किस तरह से फिर उससे ओवरकम करें, कैसे लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा उसमें डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते क्या खाना है। बिल्कुल, देखें सब, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ है ना तो उसको चाहिए
चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले या कंसीव से पहले ना हम 3 महीने पहले उसको फॉलिक एसिड स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी डायबिटीज़ होती है उनके बच्चों को पैदाइशी नुकाइस ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, कार्डिक डिफेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं उन पेशेंट्स में, ब्रेन में डिफेक्ट हो जाते हैं और किडनी डिजीज़ हो जाती हैं। तो उनको हम 3 महीने पहले से उनको फॉलिक एसिड स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है, इनिशियल बुकिंग पे उसका वेट अगर ज़्यादा है तो हम उसका वेट जो है वो कंट्रोल करने के लिए उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं थ्रू लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन। देखें, प्रेगनेंसी में जो है ना वो रूटीन में 10 to 15 kg वेट तो बढ़ता ही है, ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर कोई लेडी ऑलरेडी ओवरवेट है, ओबीस है शुरू में ही, जैसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 18 to 25 के दरमियान होना चाहिए। अगर 25 से अबव है तो हम उस पेशेंट को जो है वो वेट रिडक्शन के लिए कहते हैं। ठीक है, और जिस पेशेंट को अगर डायबिटीज़ डायग्नोस होती है प्रेगनेंसी में, अच्छा दूसरा, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन पर है तो उसकी इंसुलिन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन डायबिटीज़ की अगर कोई दवाइयाँ ले रही होती है ना प्रेगनेंसी में, हम वो दवाइयाँ स्टॉप करके और इंसुलिन पे डाल देते हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ जो है प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बच्चे के अंदर जाती हैं तो उसकी शुगर कम कर देती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बढ़ी हुई शुगर इतना नुकसान नहीं देती जितनी लो शुगर लेवल जो है ना वो नुकसान देता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और अगर जो है वो पेशेंट को डायबिटीज़ हमें प्रेगनेंसी में डायग्नोस हुई है तो हम उसे एक तो सबसे पहले हम डाइट के लिए कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हम उसे एक्सरसाइज के लिए कहते हैं कि उसके थ्रू वो उसको कंट्रोल करे। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़वातीन की सेहत से मुतालिक बात कर रहे हैं, स्पेशली जब वो प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में होती हैं और डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो उस वक्त क्या कुछ करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर फ़ौरन सजेस्ट करते हैं कि जी आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है जैसे उनको पता चलता है कि जी कोई भी खातून जो है वो प्रेगनेंट हैं या वो प्रेगनेंसी की तरफ जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, बहुत सारी ख़वातीन जो है वो फॉलिक एसिड नहीं खाती हैं और फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें एक डिसऑर्डर भी है कि स्पाइना बाइफिडा। ये एक बहुत मोलिक डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बालों का सा गुच्छा सा बन जाता है। ये किस वजह से होता है और फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में ना खाने के क्या नुकसान हैं? एग्जैक्टली सब फॉलिक एसिड जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर जिसका होना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो ना ब्रेन की फॉर्मेशन सही नहीं हो पाती है। ठीक है, या तो ब्रेन बना हुआ नहीं होता या रीढ़ की हड्डी में जो एक सुराख हो जाता है, ओपनिंग होती है, जिसे हम स्पाइना बाइफिडा और मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं, जिसके थ्रू मेम्ब्रेन जो बाहर बल्ज कर रही होती है। वो बड़ी ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, उसमें डिलीवरी तो हो जाती है लेकिन वो डिलीवरी भी बहुत एहतियात के साथ करनी पड़ती है, उसके बाद बेबी के साथ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये जो है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। जो मदर्स फॉलिक एसिड नहीं लेती हैं प्रेगनेंसी में, उनमें ये कंडीशन हो जाती है। दूसरा, जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है ना, एक तो प्रेगनेंसी में हम कंटिन्यू कराते हैं, पेशेंट को 3 मंथ्स लाजमी कराते हैं। ठीक है, और अगर कुछ पेशेंट्स ऐसी हैं जो एपिलेप्टिक हैं, एपिलेप्टिक मीन्स कि जिनको अगर मिर्गी की बीमारी है, ठीक है, उनको जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस मिलती हैं ना, तो दोज आर एंटी फॉलेट। उसमें जब वो फॉलिक एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है वो उसको इनहिबिट कर देती हैं, तो उन पेशेंट्स में हम फॉलिक एसिड लाजमी देते हैं और डबल डोज में देते हैं। मतलब अगर कोई खातून प्रेगनेंसी के दौरान एपिलेप्टिक भी हैं तो उनको ज़रूर आप फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये खाएं और डबल डोज में देंगे, डबल डोज में देंगे। सही। और अगर ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल उसमें है, कंडीशन में है, तो वो फिर फॉलिक एसिड जो आप वो रूटीन में खाएंगी। जिनके जो वो रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, बार बार मिसकैरेज हो गए, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ठीक है, उसमें भी मल्टीपल मिसकैरेजेस होते हैं, उनमें भी हम फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। तो इन कंडीशंस में डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ होती हैं, उनमें भी डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। तो उनमें भी हम जो फॉलिक एसिड पहले से स्टार्ट कर देते हैं उन पेशेंट्स में भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में बात करें कि इस पूरे टाइम के अंदर लाइफस्टाइल जो है वो कैसे रखना चाहिए, ख़वातीन क्या कर सकती हैं कि वो नॉर्मल फील करें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो घर में बंद हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है ना वो ख़वातीन होती हैं जो कि स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि कहती हैं कि बस ठीक है, बस अब पता नहीं क्या होगा, वो पहले से ही उनको प्री डिप्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो लाइफ स्टाइल मेंटेन करना प्रेगनेंसी के दौरान कितना ज़रूरी है?
देखिए प्रेगनेंसी जो है ना वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तो उसको अगर हम उस तरह से लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा हमारे साथ रहेगा, बेबी भी हमारा जो वो अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। इसमें आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है वो खुश रहें, एक तो स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस में जो ना हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उससे डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, वैस्कुलोपैथी होना शुरू हो जाती हैं। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, वर्जिश करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आप रूटीन में अपनी जो है वो चीज़ें करें, ठीक है। आप जो स्टेयर्स हैं वो चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ना वो डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम देखें जो नॉर्मली क्या होता है, एक आम इंसान 3 मील लेता है ना, मेजर ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स भी और डायबिटिक मदर्स भी, हम उनमें क्या कहते हैं कि आप 6 मील्स लें। 6 मील्स ऐसे लें कि आपकी 3 मेजर मील्स हो गई, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा आप जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान तकरीबन 11 बजे के दरमियान जो है आप पोर्शन ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आप हेल्दी स्नैक्स लेते हैं, ठीक है। सुबह में आपने अगर ब्रेकफास्ट लिया है उसमें आप बॉयल एग ले लीजिए, पोरेज या दलिया है वो ले लें, विदाउट शुगर आप टी ले सकते हैं, और दूसरा जो है ना आप विदाउट बलाई जो आप मिल्क ले लें, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बेचारे परेशान होते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई है तो हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद आप लंच से 2 घंटे पहले तकरीबन 11 बजे के करीब आप जो है वो हैंडफुल नट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, ठीक है। फिर लंच में आप जो है वो चपाती या रोटी के साथ, जो चक्की की रोटी होती है उसके साथ आप वेजिटेबल्स ले लें, सैलेड का बॉल ले लें, आप गोश्त का 1 पीस ले सकते हैं। फिर टी टाइम स्नैक जब आपका आता है तो आप विदाउट शुगर बिस्किट्स ले लें, जैसे व्हीट बिस्किट हो गया वो ले लें, और चाय आप ले सकते हैं विदाउट शुगर। फिर आपने लंच ले लिया, लंच में आप राइस ले सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी आप कम कर दें, या आप रोटी के साथ जो है ना वो दाल ले लें, सब्ज़ी ले लें, ऑयल की क्वांटिटी उसमें आप कम रखें। फिर सोने से पहले आप रात में 1 ग्लास आप दूध का ले लें, लेकिन वो भी विदाउट बलाई होना चाहिए। बिल्कुल, वो भी बलाई के बगैर होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का भी, अपने फैट्स का भी जो है वो ख्याल रखना है, कार्ब्स का भी जो है ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो आपने ओवरऑल लाइफस्टाइल बताया, डाइट के हवाले से बताया, मज़ीद क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं? बहुत सारी ख़वातीन जो है वो नारियल का जो पानी है, कोकोनट वाटर जो है उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ठीक है? वो ठीक है, नारियल पानी जो है ना उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान नहीं है, वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को भी मेंटेन रखते हैं, आपको री एनर्जाइज करते हैं, बूस्ट करते हैं, इवन आपकी जो बोन हैं उसको भी अच्छा रखते हैं, हड्डियों की बीमारियों को भी ठीक करते हैं। सही। अच्छा वैसे तो इन जनरल तो अभी हम दूसरी डिस्कशन करें, लेकिन कीटो डाइट वालों के लिए बड़ी वो बेनिफिशियल होता है, अगर आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं ना तो वो उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, ओवरऑल इसमें जो विटामिन्स हैं वो क्या लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में मल्टीविटामिन हम पेशेंट को देते हैं या आयरन कैल्शियम हम देते हैं वो तो पेशेंट इस्तेमाल करेगी। बाकी वो अपनी, अगर उसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उसको मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत है ना, तो फिर उन पेशेंट्स में हम डाइट के बाद फिर मेडिसिन, जिसे हम मेटफॉर्मिन कहते हैं, वो सेफ़ है, मेटफॉर्मिन देते हैं। और उनकी शुगर अगर और ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर हम उनमें इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ हमें ये प्रेगनेंसी के अंदर हुई है या उससे पहले हमें पता नहीं चला। तो उसके लिए जब हम इनिशियली ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक तो ब्लड शुगर लेवल के जो लेवल्स होते हैं ना वो हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ थी, ठीक है। दूसरा, कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं लेट बुकिंग के साथ हैं, तो जब उनकी डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन हो जाता है तो उसके 6 हफ्ते के बाद एक ब्लड टेस्ट, जिसे हम OGTT कहते हैं, वो हम लाजमी कराते हैं। वो कंफर्म करता है कि इस पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ थी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है तो उसे आगे जाके भी अपनी डाइट का और शुगर इंटेक का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 50% चांस है कि आगे लाइफ में जो है ना वो जाके वो डायबिटीज़ डेवलप करे, ठीक है, डायबिटीज़ डेवलप। और अगर हम बच्चे की बात करें ना सबा, तो अगर इसका ये होता है कि अगर किसी मदर को डायबिटीज़ है ना तो 1 to 3% चांस है कि उसके बेबी को शुगर हो, लेकिन अगर फादर को डायबिटीज़ है तो ये रिस्क डबल हो जाता है, क्योंकि जो जीन है ना वो फादर से बच्चे में आ रहा है। अगर किसी मदर को होगी तो बच्चे को 1 to 3% है, लेकिन अगर फादर को डायबिटीज़ है तो बच्चे को 6% रिस्क होता है। और अगर मदर फादर बोथ आर डायबिटिक तो बच्चे को जो है ना 20% चांस है तो उस बच्चे को आगे जाके लाइफ में जो वो डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आप आई हमारे स्टूडियोज़ और आज हमने बड़ी जो है बेनिफिशियल बातें की हैं। आई होप कि तमाम ख़वातीन जो हैं जो इस फेज़ से गुजर रही हैं तो वो इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगी, अपनी सेहत का ख्याल रखना
बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ढेर सारी बातें आपके साथ में करेंगे और बड़े मज़े मज़े के टॉपिक भी आज हमने शेयर करने। वेलकम बैक। तो अब हम बात करते हैं मैरिटल लाइफ के हवाले से। जो हस्बैंड एंड वाइफ्स होते हैं उनके कई सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि वो सोशल इश्यूज़ भी होते हैं और उसका इम्पैक्ट बाकियों की लाइफ पर भी होता है और उनकी ज़िंदगियों पर भी होता है, उनकी ज़िंदगी पर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। अच्छा जी, अब इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की और उसमें उनका ये कहना था कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, अज़दवाजी रिश्ते में रहते हुए जो प्रॉपर्टी हस्बैंड खरीदेगा तो वो दोनों की बराबर बराबर होगी। और इसको सही मायनों में किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, इसके सही मायने में जजमेंट्स क्या हैं, लॉ क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए बैरिस्टर ज़हरा सहर व्यानी जो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट पास हुआ है उस हवाले से क्या क्या कहा गया है, हमारे साथ में शेयर कीजिए। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये बहुत एक अच्छी स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इस वक्त हमारा जो कानून है उसमें कुछ ये नहीं लिखा हुआ अबाउट मैरिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैं इतला दे दूं कि जब हम कहते हैं कि जब शादीशुदा जिंदगी से आप कहते हैं कि मुझे अलहदगी चाहिए या मुझे डिवोर्स चाहिए, तो सिर्फ इद्दत पीरियड तक जो 3 माह होती है उस वक्त तक जो वाइफ होती है उनको मेंटेनेंस मिलती है। बट अब इस जजमेंट के बाद, क्योंकि जब जजमेंट पास होती है तो प्रेसिडेंट होता है, अब ये है कि अगर जो शौहर है उन्होंने या अगर जो बेगम है उनके पास अगर बहुत जायदाद हो लेकिन वो अक्वायर की गई हो ड्यूरिंग मैरिज, कि जब शादी करने के बाद उन्होंने कभी अक्वायर की हो कोई भी प्रॉपर्टी, वो फिर अगर डिवोर्स होती है बिलफर्ज तो वो डिवाइड हो जाएगी। अच्छा। 50% या 40% डिपेंडिंग। तो उस तरीके से विमेन की जो खवातीन के हकूक है वो फिर एक तरीके से उनको कंसिडर किया गया है और उनको प्रमोट किया गया है। मतलब खवातीन के हवाले से, उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से बात की गई है। तो मैम अगर कोई मतलब एक कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड ने जायदाद ख़रीदी है और उसके बाद अगर खातून डिवोर्स का मुतालबा करती हैं, खातून की जानिब से डिवोर्स ली जाती है, तो फिर क्या लॉ है, फिर क्या होता है प्रॉपर्टी? तो अगर खातून खुला मांगती हैं या फाइल करती हैं या फिर वो उनके पास डिवोर्स का हक हो, जो तलाक का हक होता है, तो फिर भी डिपेंड करता है कि कितने साल की शादी है। अगर 1 माह की शादी है तो फिर तो ऑफ कोर्स ये नहीं अप्लाई करेगा। अच्छा। लेकिन अगर शादी के बाद शादी जैसे 1 साल की हो, उससे ज्यादा हो, और कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की हो शौहर ने उसके दौरान, तो फिर उनका वो भी इक्वली हकदार होती है। और इसके पीछे मैं आपको बताते चलूं कि एक रीजन है जी। देखिए, बहुत सारी खवातीन को अगर वो एजुकेटेड भी हो, उनको काम नहीं किया, बोलते हैं काम नहीं करें आप, या आप हाउस वाइफ की तरह रहें, या बच्चे हो जाते हैं, वो होम मेकर होती हैं, बच्चों की केयर टेकर होती हैं, ऑफकोर्स वालदा हैं, उनकी बहुत जरूरत होती है घर पर। तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक स्टेप है कि अगर उनको काम नहीं किया, वो काम नहीं कर रही होंगी या वो उनके पास कोई आमदनी का कोई वो नहीं है, जरिया नहीं है, तो उनको कुछ तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए अगर डिवोर्स से तलाक हो जाए। सही। और अगर यही चीज हस्बैंड की तरफ से हो कि हस्बैंड डिवोर्स देना चाह रहा हो, तो फिर प्रॉपर्टी क्या किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम? अच्छा, सही। लेकिन बिकॉज ये अब है लॉ तो कानून होता है जो आपकी बाकायदगी से आपकी पार्लियामेंट से पास हो गया आता है। ये प्रेसिडेंट है क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट अब आई है, एंड अब होपफुली इंशाल्लाह इससे और जजमेंट्स भी आएंगी। ये पहली है ऑफ इट्स काइंड। और इससे फिर बिल्ड करते हुए होगा कि कितने साल की शादी होनी चाहिए इससे पहले कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, बिकॉज नाजायज भी फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी सिचुएशन का या किसी जजमेंट का। तो इस तरीके से पूरा एक फ्रेमवर्क इंशाल्लाह आई होप इन द कमिंग फ्यूचर एक सेटअप हो, ना कि तो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो, दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा मैम, ख़वातीन के हवाले से बहुत बात की जाती है, ख़वातीन को खुद नहीं पता होता कि उनके अपने राइट्स क्या हैं, शादी के बाद वो क्या क्या चीज़ें जो हैं उनके ऊपर वो कर सकती हैं, केस कर सकती हैं, या किस चीज़ के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। प्लीज़ मेंशन कीजिए कि जो आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद ख़वातीन के जो हुकूक हैं, ये राइट्स हैं, वो क्या होते हैं।
जी, तो अब एक बात मैं कहती चलूँ कि सबसे पहले तो अपना निकाहनामा प्लीज सारी खवातीन को रिक्वेस्ट है कि पढ़ के साइन करें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी होता है। बहुत दफ़ा होता है कि कभी उस पे लिखा होता है कि आपका हक महर मुअज्जल अदा किया जाएगा, व्हिच मीन्स प्रॉम्प्ट, लेकिन कभी मुअज्जल दिया नहीं जाता और फिर बाद में वो कहती है कि मैं मिला नहीं, तो वो निकाहनामा पढ़ा जाता है कि लिखा हुआ है कि आपने साइन किया था। तो सबसे पहले तो ये बात है। लेकिन और उसमें ऑफ कोर्स दूसरी शादी का हक क्या अपने हस्बैंड को दिया जा आप देती हैं या नहीं देती इजाज़त। उसके अलावा आपका क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, आपको माहाना खर्चा अखराजात क्या देने चाहिए, चाइल्ड कस्टडी तक आपका निकाहनामा में आप लिख सकते हो इफ यू वांट कि अगर डिवोर्स हो, तलाक हो, खुला लिया जाए तो चाइल्ड तो बच्चे कहाँ जाएंगे, माँ के पास या फादर के पास। लेकिन अगर आप जो शादी के बाद भी ये है कि अगर बिलफर्ज एक खातून को माहाना अखराजात नहीं मिल रहे उनके हस्बैंड से, तो वो भी एक, और वो खुद काम नहीं कर रही या वो वो होम मेकर है, तो वो भी उसके लिए भी वो मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती हैं। अगर हस्बैंड अपने उनके जो बच्चे हैं उनके लिए पैसे नहीं दे रहे, तो उसका भी केस फाइल कर सकती है। बच्चों को स्कूल फी दें, उनको मेंटेन करें, क्योंकि बच्चे तो ऑफ कोर्स द फादर इज सपोज्ड टू प्रोवाइड। तो वालिद साहब को प्रोवाइड करना होता है मेल चाइल्ड के लिए 18 साल तक और फीमेल चाइल्ड के लिए जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। तो ये हकूक है, हमारे कानूनी हकूक है जो फादर को फुलफिल करना चाहिए। उसके अलावा अगर खुला का राइट होता है कि अगर कभी आपको ऐसा तशद्दुद हो तो आप खुला के लिए फाइल कर सकती हैं। अगर आपको बिल्कुल खाली मैरिज एंड भी करनी है तो फिर भी आप खुला के लिए फाइल कर सकते हैं बीइंग अ वुमन। अगर आपके पास हक है निकाहनामा की, अगर मैं वापस बात करूं, अगर आपके पास तलाक का हक है जी, जो एक डेलीगेटेड राइट होता है, तो फिर आप तलाक भी दे सकती है। उसके लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर पहले से आपके पास ये हक है और अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है या आप नहीं रहना चाहती शादी में बीइंग अ वुमन, तो ये वो इख्तियार कर सकती है जरिया ऑफ गिविंग अ तलाक। उसके अलावा एक और चीज है कि अगर इमोशनल अब्यूज होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वर्बल अब्यूज होती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का बाकायदगी से एक्ट है हमारा। एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है और फिर पिटिशन होती है फाइल कोर्ट में। पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल होती है, उसके बाद कोर्ट में पिटिशन फाइल होती है और उस पिटिशन के तहत खवातीन की जो डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव करना पड़ता है, लेकिन उसका इमोशनल अब्यूज को भी अब डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़हनी जो अब्यूज तशद्दुद होता है उसके लिए कोई मेजर नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। यस, आप ज़हनी टॉर्चर को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि लोग आपको किस तरीके से ज़हनी टॉर्चर करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए मैम, इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और उन खवातीन के हवाले से भी बात करेंगे जो कि हैं या सिंगल हैं मगर किसी किस्म का अब्यूज़ का शिकार हैं, किसी किस्म का उनको जो है मेंटली टॉर्चर किया जाता है या फिर सोशल मीडिया पर उनको किसी तरह से तंग किया जाता है। उनके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या लॉ है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसमें जो राइट्स होते हैं ख़वातीन के, वो ख़ुद पता नहीं होते ख़वातीन को कि उनके क्या राइट्स हैं, लॉ क्या कहता है इस हवाले से। मैम, ब्रेक से पहले मैं आपसे जिक्र करी थी कि क्या कोई खातून, मतलब अगर कोई खातून शादीशुदा है या नहीं है, अगर वो ये समझती हैं कि कोई उनको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है या अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या उनके साथ किसी किस्म की उनके ख़िलाफ़ कोई काम किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या लॉ है, खातून क्या कर सकती है उस हवाले से? जी, तो हरासमेंट की 2-3 किस्म होती हैं। एक तो ये है कि अगर वो ऑनलाइन साइबर हरासमेंट हो, तो हमारा पीका का जो कानून है वो लागू होता है। एंड उसके लिए वो उनके पास एक है जरिया कि वो FIA में कंप्लेंट, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती हैं या फिर FIA के दफातर जहाँ भी उनकी सिटी हो वहाँ जाके एक इन पर्सन कंप्लेंट लॉन्च कर सकती हैं। उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और मालूमात होती है कि और जो भी उनके जो अक्यूज हैं या जो उनको हरास कर रहे हैं उनका अकाउंट या ID या जो भी होता है ऑनलाइन, डिपेंडिंग ऑन कहाँ उनको किस किस्म की हरासमेंट हो रही है, वो फिर FIA उसमें तफ्तीश करती है और देखती है कि वो कैसे उनको जस्टिस दिला सके। ये तो ऑनलाइन का हो गया। उसके अलावा अगर कोई खातून अपने या इवन मर्द हजरात अगर वो काम कर रहे हैं एक वर्क प्लेस पे काम में है, तो अगर वहां पर उनके जैसे उनके बॉस हो गए, उनके कॉलीग्स हो गए, मेल और फीमेल डिपेंडिंग या ट्रांसजेंडर के लिए भी यही कानून है कि अगर वर्क प्लेस में कोई भी हरासमेंट होती है तो एक सिविल कानून है हमारे पास जो हमारे ऑम्बुड्समैन, प्रोविंशियल ऑम्बुड्समैन और फेडरल ऑम्बुड्समैन के पास आप फाइल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका इदारा या तो फेडरल है या प्रोविंशियल है। और वो होता है उसमें कि आपको हरासा करें, आपको या जेंडर बेस्ड पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें कि ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर, या एक सुपीरियरिटी हायरार्की होती है कि मैं खातून हूँ और मुझे प्रमोट नहीं किया, या मैं मर्द हूँ तो
मुझे दिया नहीं उतना वो, तो उस तरीके से आप हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस की एक्ट 2010 की थी सिंध की, और उसके बाद 2022 में उसकी अमेंडमेंट भी आई है। तो अब उसका स्कोप ब्रॉडन हो गया कि हर इदारे में आप हरासमेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। ये तो हो गया सिविल रेमेडी आपकी। फिर आपके पास एक क्रिमिनल रेमेडी भी है, जो अगर आपके वर्क प्लेस में हो या अदरवाइज, आप पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आप वहाँ भी फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, और वहाँ पर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना केस आप दर्ज करेंगे, और फिर वो आगे आपकी सारी तफ्तीश होगी। उसमें आप पुलिस स्टेशन में भी जाके हरासमेंट पे, जब आपको हरासा कोई करे तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और वो भी इज टेकन अप देन इनटू अ क्रिमिनल कंप्लेंट इन द कोर्ट। सही। अच्छा मैम, आपके पास कॉमन केसेस क्या ज़्यादातर आते हैं ख़वातीन से रिलेटेड? क्या इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा तादाद में आपके पास आते हैं, लोगों को पता चल सके कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और ख़वातीन को काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी मैम। एक तो जायदाद, बिकॉज बहुत हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि अगर एक बेटी की या एक खातून की शादी हो जाए, तो उसको अगर जहेज दिया जाए और पेरेंट्स की मौजूदगी में, जब पेरेंट्स हयात होते हैं, तो अगर उनको जहेज दिया जाए तो वो ही उनकी इनहेरिटेंस है, उनका वही उन्होंने विरासत का सारा अपना पहले से हिस्सा ले लिया। ये बात गलत है, क्योंकि देखिए शरिया में भी है, हमारी होली कुरान में भी है, और ये हमारी कानून में भी है कि सक्सेशन एक्ट जो है वो कहता है वाज़ेह तौर पर, अगर जब पेरेंट पासेस अवे, जब वो उनकी वफात पाते हैं, उसके बाद जाके जो उनके बच्चे हैं, फिर उनकी जो भी उनका रिमेनिंग हिस्सा होता है, उस वक्त विरासत निकलती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की भाई नहीं हो, तो उनके साथ उनकी जो चाचा हैं, उनकी जो भी चाचा, अगर फादर पास अवे या खाला या मामू, वो तंग करते हैं, वो उनके हक नहीं देते। कभी भाई बहन के बीच में ये होता है, कभी वालिदैन, एक वालदा जिंदा होती हैं, उनके साथ वो ज्यादती होती है कि उनको देते नहीं है, कोर्ट के केस जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, लोग पास अवे कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारी माशरे में। हालांकि इतनी जजमेंट्स हैं, कानून है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब तो नादरा के थ्रू आप बिल्कुल सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं, वो अलाउ नहीं करते, वो कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं, और उसके बाद स्टे ले लेते हैं कि आगे प्रॉपर्टी ना बेच सके, या आगे कुछ कर ना सके। तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है जो खवातीन फेस करती हैं। उसके बाद तशद्दुद, हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, उनके साथ जी बहुत वो है। देखिए, भाई भी करते हैं, वालिदैन भी करते हैं, कभी कभी ऑफकोर्स हस्बैंड्स भी करते हैं। तो ये एक चीज़ है। और फिर हमारे माशरे में एक तो बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि हमारी खवातीन अब तो माशाल्लाह से उठ रही है, खड़ी हो रही है अपने हकूक़ के लिए, पर फिर भी बहुत कम। हमारी जो परसेंटेज ऑफ विमेन हु एक्चुअली कम एंड कंप्लेन बहुत कम है, क्योंकि उनको कंडीशन किया जाता है कि आप प्लीज अपने आपके हकूक यही है, उतने तक आप महदूद हैं जहाँ तक आपको हम दे रहे हैं, एंड दैट दिस कैन बी एनीबडी इन द फैमिली। तो वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप नहीं करती, बिकॉज उनको या तो मालूमात नहीं होती, या फिर उनको हिम्मत और कोई हौसला अफजाई नहीं करते उनका। तो ये बहुत एक मसला होता है। उसके अलावा नहीं, एक प्रेवलेंट क्राइम जो है वो है रेप। अनफॉर्चुनेटली हम इस पर इतना बात नहीं करते, बट इट इज वेरी वेरी प्रेवलेंट। बहुत कम रिपोर्ट होते हैं केसेस रेप के, बच्चों के इवन एल्डर, जो हम कहते हैं मैरिटल रेप, वो वाली बातें हम करते नहीं है, क्योंकि हम उससे दूर भागते हैं। और वो क्योंकि वो कहते हैं कि मुआशरे में आपको ह्यूमिलिएट करता है, आपकी वो जो इज्जत वाली बात। लेकिन अपना हक के लिए तो लड़ना हर औरत और हर मर्द का राइट है, सही, स्पेशली हर खातून का, क्योंकि हम थोड़ी ऑप्रेस्ड होती हैं इन जनरल। सही। ज़्यादातर प्रॉपर्टी के हवाले से जो आपके पास केसेस आते हैं, उसमें इस तरह से भी काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं। हम भी जब बात कर रहे होते बाकी लॉयर से, तो वो ये कह रहे होते कि प्रॉपर्टी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें कई ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों को हक नहीं दे रहे होते, और बहनें जो हैं वो कोर्ट जा रही होती हैं, उस हवाले से बात कर रही होती हैं। तो इस हवाले से क्या राइट्स हैं उन बहनों के जिनको उनके भाई हुकूक नहीं दे रहे होते? देखिए, जो अगर वालिदैन फॉर एग्जांपल अगर फादर पासेस अवे, तो जो क्योंकि प्रॉपर्टी में तो उनका भी शेयर है ना, बहनों का भी शेयर होता है प्रॉपर्टी में। बिल्कुल, वालदा को 1/8 मिलता है फॉर एग्जांपल अगर वालिद साहब की डेथ हो गई, और उसके बाद
लड़कियों को एक हिस्सा मिलता है जो बेटियां होती हैं, और बेटों को डबल हिस्सा मिलता है। हाँ। तो इट इज 1:2, लेकिन हर वक्त ये बात है ना कि वो कहते हैं कि हमने जहेज दे दिया आपको, हमने कुछ और दे दिया आपको, तो आपका हिस्सा खत्म हो गया, हमने लिखवा लिया कि आपने हिस्सा ले लिया। ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं स्टैंड करता, क्योंकि यहाँ तक कि हमने केस ऐसे फाइल किए जहाँ तक जो बेटियां थी उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी घर की, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ इनकी है, ये हमारे वालिद साहब का है, भाई ने प्रॉपर्टी के पेपर छुपा दिए। अच्छा। लेकिन हमने कोर्ट में केस फाइल किया, उसके बाद हमने स्टे लिया, और अब जाके फिर वो सेटल, बात तो आखिर में सेटल ही होती है, क्योंकि हकूक तो दोनों के हैं, नहीं? हाँ। भाई का भी होता है, बहन का भी होता है, लेकिन एक वो स्टेप लेके, वो कदम लेके आगे बढ़ने के लिए होता है ना कि अगर आप फाइल करें कोर्ट में तो फिर आपका हक आपको मिलेगा, वरना तो फिर बहुत लोग वो जब्त कर लेते हैं और नहीं देते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का भी इस तरह से होता है कि कुछ पेरेंट्स या कुछ फादर ये होता है कि वो अपने बहन भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉपर्टी, फिर उसमें उनकी औलाद का कोई शेयर नहीं होता, तो उनकी जो औलाद है वो क्या कर सकती है? देखिए, जब कोई इंसान हयात हो, हाँ। अपनी हयाती में भी कुछ भी कर सकते अपनी प्रॉपर्टी को, उनके ऊपर कोई ना कानूनी ना शरई तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जब तक एक आपकी बेटी शादी नहीं कर लेती या आपका बेटा 18 साल का नहीं होता, एक वालिद को या एक बाप को अपने बच्चों के लिए स्पेंड करना है, पैसे देने हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे शादी भी हो गई और ये भी हो गया कि उनकी 18 साल की उम्र से ज्यादा है, अगर उनका बेटा है, तो फिर अगर वो अपने हयाती में कहते हैं कि मैं अपने भाई बहनों को सबको देना चाहता हूँ, राइट, या उनकी वालदा कहती है, तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए वो उनका हक है, वो प्रॉपर्टी उनकी ही है, किसी और की नहीं है। ठीक, और अगर वो हयात ना हो तो उसके बाद फिर वो क्या करें जो बच्चे हैं? अगर हयात ना हो तो अगर सब सेम पेज पर हो तो नादरा पे अप्लाई करते हैं पहले, और नादरा पे उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है, राइट। उससे फिर वो प्रॉपर्टी इम्यूटेशन फिर उसके बाद कराते हैं अपने नाम में, अपने हिस्से के मुताबिक कि एक हिस्सा 2 हिस्से वगैरह। लेकिन अगर उनकी लड़ाई होती है, वो नहीं देते, नादरा में नहीं जाना चाहते, और फिर सब एक पेज पे नहीं है, तो फिर एक सिविल सूट फाइल करते कोर्ट में। उसमें आप सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है वो, और उसमें ये होता है कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, सक्सेशन होता है उस जैसे बैंक अकाउंट हो गए, स्टॉक्स हो गए, जो आप कहते हैं मूवेबल एसेट्स के, और जो इमूवेबल होता है, जो प्लॉट होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो सब आपकी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होता है। तो एक ही सूट में जो कोर्ट में फाइल होता है, सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें आप फाइल करते हैं केस, और फिर जैसे स्टे ले लिया या कहा कि हमें मुझे अपना हक चाहिए। ठीक है। अच्छा मैम, इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस के लातादाद केसेस रिपोर्ट होते हैं, और कुछ तो ऐसे केसेस जो रिपोर्ट्स नहीं भी होते, तो उसमें ख़वातीन को ब्लैकमेल भी किया जा रहा होता है, तो उसके ऊपर क्या लॉ होता है? ख़वातीन उस हवाले से कैसे आवाज़ उठा सकती हैं? मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं लड़कियों को, ख़वातीन को, तो उसके लिए क्या लॉ है? देखिए, ब्लैकमेलिंग की भी वही है, एक तो हमने कहा FIA के पास आप अपना केस फाइल कर सकते हैं कि देखें कि मुझे हरासा करें, डिपेंडिंग ऑन कैसे हरासा करें। FIA सिर्फ साइबर क्राइम नहीं है, उनके पास और भी डिपार्टमेंट्स हैं, सो यू कैन फाइल देयर। और आप अपने करीबी थाने में जाके अपने वो एक अपना पुलिस पे कंप्लेंट फाइल करेंगे, और फिर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेक्शन 22A 22B की कंप्लेंट फाइल कर लें मैजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद एक पिटीशन फाइल होती है। उससे क्या होता है कि आपका जो भी आपको हरास कर रहा है, हरासा कर रहा है, तंग कर रहा है, वो आपके 2 माइल या आपके घर के करीब उस विसिनिटी में, उस जगह में जैसे उनको महदूद कर देता है कि आप उस घर के पास नहीं आ सकते, या काम की जगह के पास नहीं आ सकते। तो ये हरासमेंट की पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं अगर डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ नहीं हो। जी सही, तो ये आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद क्या राइट्स हैं ख़वातीन के जो उन्हें नहीं पता, और वो उनके राइट्स होते हैं और वो चुप करके बैठ जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अच्छा अगर हम ये भी क्लेम करते या इस बारे में भी बात करते तो हमारा मैटर सॉल्व हो जाता? अगर हम शादी की तौर से बात करें तो हक मेहर हो गया, बहुत सारे मौजूद गैर मौजूद में वो नहीं, वो ख़वातीन जो स्ट्रगलर हैं, वो ख़वातीन अभी जो अपने जॉब्स के क्राइटेरिया में हैं, करियर मेकिंग में हैं, बहुत सारी उनको हर्डल्स ऐसी आती हैं, तो उस हवाले से आपके पास क्या केसेस आ रहे होते हैं?
तो वो केसेस तो सारे वर्क प्लेस हरासमेंट के होते हैं कि हम जब वो काम कर रहे होते हैं। मैंने कानून की बात की 2010 की जो सिंह कानून है, और बाकी प्रोविंसेस में भी यही कानून है। सिंध वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू अडॉप्ट दिस कानून। तो उसमें ये होता है कि आप सेड कि आप अपने सिंध के ऑम्बुड्समैन या फेडरल ऑम्बुड्समैन, नॉट ओनली वर्क प्लेस मैम, लोगों को रास्ते में भी जो है वो लोग तंग कर रहे होते हैं, या वैसे भी लोगों को हैरेस कर रहे होते हैं। अगर कोई होता है ना कि कोई सर्टेन काइंड ऑफ मोहल्ला इस तरह हो, वहाँ पर भी लोगों को तंग किया जा रहा होता है, ख़वातीन के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा होता, तो उस हवाले से भी बताइएगा, क्या ऐसे भी कोई केसेस रिपोर्ट होते हैं? जी बिल्कुल। और इसमें वो 2022 की पिटीशन डलती है। तो पहले आप पहला स्टेप हर वक्त होता है कि अपने करीबी पुलिस थाने में जाके आपने एक कंप्लेंट डालनी है। अगर वो कुछ करे ना करे, दैट डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके पास एक कंप्लेंट की रिसीविंग होगी कि आपने कंप्लेंट किया है, उसके कुछ दिन बाद आप कोर्ट में जा सकते, अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है कि आप अपने करीब पुलिस स्टेशन में जाएं, कंप्लेंट करें, उसके बाद आपके पास कोर्ट का रास्ता खुला हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इट्स इजी फॉर यू टू देन अप्लाई देयर। और आप कहें कि मुझे जो भी खातून है वो कहें कि मुझे हरासा कर रहे हैं, ये शख्स कर रहे हैं, या इस रास्ते में कर रहे हैं, मुझे इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें। सही। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कई ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें वही प्रॉपर्टी की वजह से भाई बहनों के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, या फिर उनको उनका हिस्सा नहीं दे रहे होते हैं, और इस सारे सिनेरियो में वो तशद्दुद पर भी आ जाते हैं, ब्लैकमेलिंग पर भी आ जाते हैं, धमकियों पर भी आ जाते हैं। उसके लिए क्या कर सकती हैं ख़वातीन? जी, सो डोमेस्टिक वायलेंस में भी फर्स्ट स्टेप होता है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना। और अगर पुलिस कुछ ना भी करे, 2-3 दिन के बाद आप एक डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन लोअर कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है, वहां पर आप दर्ज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ होता, अगर फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड हो, राइट, वो आपसे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, तो अगर वो आपको माहाना अखराजात उस वक्त नहीं दे रहे हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसमें इतना वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हस्बैंड, जो जज साहब है या साहिबा है, वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं कि हस्बैंड जो अपनी बीवी है, साबका जो है, उनको कहीं भी रिहाइश भी के लिए भी पैसे देंगे, और उनके माहाना अखराजात भी पूरे करेंगे जब तक केस खत्म नहीं होता। तो एक तो ये बात हो गई। लेकिन अगर आपके भाई या जो बाकी फैमिली मेंबर्स तशद्दुद करें, तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, लेकिन उसमें माहाना अखराजात नहीं होता। माहाना अखराजात खाली होता है अगर आपके शौहर आपसे किसी से वो कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं उन पर, जिस्मानी या ज़हनी वगैरह, तो फिर आप इंटरम में मांग सकते हैं कि मुझे एक अलग घर चाहिए, और उसकी सारा खर्चा हस्बैंड उठाएगा, और माहाना अखराजात भी, ना कि जो रहना सहना हो वगैरह, उसके लिए। चलें जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़हरा सहर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, और बहुत सारी बेनिफिशियल बातें हुई जिसमें लोगों को बहुत कुछ पता चला कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, ख़वातीन क्या कुछ कर सकती हैं, और अगर वो जिस बारे में डिप्रेस होकर बैठ जाती हैं तो उसके लिए लॉ भी मौजूद है, अगर वो चाहें तो वो लॉ का सहारा ले सकती हैं। यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि दिलचस्प भी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम फैमिली इश्यूज़ पे, और ये फैमिली इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो कि आपकी सोशल लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। ये ऐसे इश्यूज़ नहीं है कि आपकी पर्सनल बातें, ये वो बातें हैं कि वो झगड़े हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो ख़ानदानों में दरार डाल देते हैं, जो बहन भाइयों को जुदा कर देते हैं, और इसलिए जुदा कर देते हैं कि उनमें आपस में शायद बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, या एक दूसरे से आगे बढ़ने की लगन हो जाती है, हसद हो जाती है, या उनको एक दूसरे की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। और कई सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि कई बहन भाई आपस में एक दूसरे से वाकई बहुत प्यार करते हैं, उनमें बहुत इत्तेफाक होता है, लेकिन उनकी औलादों की वजह से उनके दरमियान प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये जो आपस में औलादें होती हैं, ये एक दूसरे के कज़न्स होते हैं, और अगर कज़न और कज़न की नहीं बनती तो डेफिनेटली उसका जो प्रेशर है उनके पेरेंट्स पर भी आता है। यानी अगर बहनें हैं और किसी की खाला के बच्चे हैं, किसी के मामू के बच्चे हैं, चचा के बच्चे हैं, फूफो के जो है वो बेटा बेटियां हैं, तो उसमें आपस में प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो पूरे ख़ानदान जो हैं वो अलग हो जाते हैं। टॉलरेंस क्यों नहीं है? फैमिली इश्यूज़ को, बच्चों की बातों को इतना बढ़ा देना, आगे लेके जाना कि खून के रिश्ते ख़त्म कर देना, ऐसा क्यों होता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है उरूसा मोहसिन मौजूद हैं, माइंड ट्रेनर भी हैं।
और ईद के बाद उन्होंने हमें दोबारा से जो है हमारे शो को ज्वाइन किया है। आज हमारी गेस्ट हैं बड़ी ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम उरूसा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबा, आपको ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। बिल्कुल बिलेटेड ईद बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद अच्छी गुजरी फॉर अ चेंज, वरना सोते सोते गुजरती है, मीट्स खाते खाते गुजरती है, रिश्तेदारों से मिलते गुजरती है, तो अच्छी गुजरी। कजन से मिलते हुए गुजरती है, रिश्तेदारों से मिलते हुए गुजरती है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। बिल्कुल बिल्कुल, इस दफा अच्छी गुजरी, मैं वही कह रही हूँ आपको। बिल्कुल। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि क्यों फैमिली इश्यूज इतने आगे बिगड़ जाते हैं, क्यों बहन भाई एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अगर आपस में औलादें लड़ रही हैं तो उनको समझाया भी तो जा सकता है। किस चीज़ का कंपटीशन है? देखिए सबा, अगर हम अपना माशरे का पूरा सिस्टम देखें तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं हमारी जो फैमिलीज है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ज़्यादातर होती हैं। अब तो खैर एक रुझान आ गया कि हर कोई अलग अलग एक अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर, और मैं भी इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही बड़ी हुई हूँ, ठीक है। और इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आप देखें तो जाहिर है चाचा का घर भी है, ताया का घर भी है, फिर आपके दादा दादी भी रह रहे हैं, आपकी फैमिली भी रह रही है, तो सब एक साथ ही एक फैमिली यूनिट की तरह चलते हैं। और फिर एक सरबरा जो है घर का, वो फिर सबको आगे लेके चलता है। सब दस्तरखान में बैठते थे और फिर मतलब खाना वाना सब साथ मिलके खाते थे। अब होता क्या था, जब आप एक ही दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, एक ही डिनर टेबल या लंच टेबल पे बैठे हुए हैं, तो अगर आपकी उम्र का कोई और सा कजन हो आपका, तो ऑटोमेटिकली वहां से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अगर हो सकता है बच्चा खुद ना कर रहा हो, ये शुरू होता है वालिदैन से। कैसे? आपके कोई ग्रेड इस तरह आ गए तो फिर क्या होगा, देखो तुम फेल हो गए, देखो तुम्हारे फलाना कजन जो है वो पास हो गया। यहाँ से शुरू होता है कंपैरिजन, और ये वालिदैन ही शुरू करते हैं। दूसरी चीज ये, बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि घर में वो जब दूसरे को देखता है कि दूसरी घर में वो देख रहा है मेरे कजन को उसके वालिदैन ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ज्यादा फोकस दे रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी अपब्रिंगिंग में, तो वो एक एहसास से कमतरी शुरू हो जाती है कि मेरे वालिदैन मुझे मोहब्बत क्यों नहीं दे रहे, मुझे क्यों अटेंशन नहीं दे रहे, मेरे पे क्यों नहीं फोकस करे, मैं क्या चाहता हूँ एज अ चाइल्ड, मुझे क्या खाना है, कहाँ जाना है, नोबडी इज वैल्यूइंग दैट डिसीजन। तो फिर वहाँ पे सब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, और फिर वो छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो वहां से फिर जेलसी और हसद का जो है ना बहुत बड़ा एक दरार पैदा हो जाती है, जहाँ पे वो बच्चा अनकॉन्शियसली दूसरे वाले बच्चे से हसद करना शुरू हो जाता है। सही। और सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि आपने देखा होगा अक्सर तो माएँ ही अगली दूसरी माओं के साथ हसद कर रही होती हैं। हम देखते हैं ना घर पे, बिल्कुल कि ठीक वो कह रही हैं। फलाने देखें, वो उसने जो है ना वो ये नहीं किया, वो नहीं किया, सलाम सही नहीं किया, मतलब बेशक सब कुछ सही हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे इश्यूज बनाना, कि वो उसने ऐसी बात क्यों की, उसने तो तंस मारा, उसने तो ये किया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये फिर हसद शुरू करती है पहले माओं में या वालिद में, और फिर ये बच्चों में आती है। तो बच्चा क्योंकि छोटा है, वो माँ के पेट से सीख के नहीं आ रहा, वो अपने माहौल से पिकअप कर रहा है ये सारी चीजें। तो वो अगर ये चीज देख रहा है तो वो चीज पिकअप करते हैं। अब आते हैं, ये तो था जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब यही चीज, अब यही चीज अगर हम देखें, अब बाज़ों का जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी होता, अलग अलग घरों में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपैरिजन आ ही जाता है। किसी न पहले क्या होता था कि पहले जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं था, इसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था लोगों के जहनों पर, घरों में, और लोग हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो जब वो सेपरेट हो जाते थे या वो अलग घरों में रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम को छोड़ के अलग अलग अपनी जिंदगी गुजारते थे, तो कुछ सुकून था। मगर अब क्या हुआ है कि जब से इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें, लोग इसके ऊपर बहुत एक्टिव हो गए ना, तो अब वो चाहते हैं या नहीं चाहते हुए भी एक दूसरे को स्टॉक करना, देखना, हसद करना, जलना, और फिर फैमिलीज में क्लैश भी बहुत दफा इस वजह से होता है कि वो एक दूसरे की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते।
बिल्कुल, आई थिंक आपने बड़ी खूबसूरती से सारी चीज बयान कर दी, बहुत बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सिर्फ कजन्स पे अप्लाई नहीं होता, तो फिर पूरे माशरे पूरे में अप्लाई माशरे होता पे, है ना, हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हमारे घर वाले तो नहीं, या हमारे रिलेटिव्स तो नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पे अगर कोई हमारे कजन ने कोई ऐसी कोई माइलस्टोन अचीव की हो, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अगर हमारी तरबियत में या हमारे अपने ज़हनी स्किल्स में इतनी ग्रोथ ना हुई हो, तो फिर हसद ऑटोमेटिकली होगा। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज अगर देखिए ना, कोई चीज हम उस पे इंसान उस पे तवज्जो नहीं देता जो उसके पास होती है चीज, उस पे तवज्जो देता है जो उसके पास नहीं होती। यही तो सारी गेम है कि हम लोग फोकस सही चीजों पे नहीं करते, फोकस उस पे करें जो है हमारे पास, वो नहीं जो नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पे फोकस करेंगे जो नहीं है, तो फिर तो सारी जिंदगी हसद भी होगा, बुग़्ज़ भी होगा, कीना भी होगा, और फिर आप जो है अपने अंदर ही अंदर जो है ना, वो नेगेटिव जरासीम जो है वो पैदा करते रहेंगे। सही। इसमें पढ़ी लिखी माएँ जो हैं उनका कितना खास किरदार है, और वो कितना बेहतर तौर पर तरबियत कर सकती हैं अपने बच्चों की, कि उनके अंदर ये जेलसी और अननेसेसरली कंपटीशन और बिला वजह का कुड़ना जलना या एंजाइटी ये ना हो किसी और को देख के। अगर उनके घर उनका कोई कज़न आया तो उससे प्यार से बात कर लें, अगर उनकी 2-4 बातें उनको बुरी लगी हैं तो उसको इग्नोर कर दें। और पेरेंट्स के आपस में जो एक दूसरे से रिश्ते होते हैं कि बहनें बहनें हैं या फिर भाई भाई हैं, वालदा के बहन हैं, वालदा के भाई हैं, चचा हैं, उनसे लड़ाइयाँ झगड़े ना करवाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज मैं बार बार इस पे स्ट्रेस करती हूँ कि अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, तो पहली चीज तो ये है, खुदा के लिए एक मील सब साथ बैठ के कर लें। एक मील, उस मील में आप लोग चाहे डिनर हो, लंच हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें गुफ्तगू करें बच्चे के साथ। क्योंकि वो एक लम्हा है जब टेबल पे सारे बैठे हुए हैं कि बेटा कैसा दिन गुजरा। अब जब वो दिन आहिस्ता आहिस्ता जब ओपन अप होगा ना बच्चा, तो फिर आपने जो बात उसको सिखानी है या जिस बात पे उसको ग्रूमिंग करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे हम जो मौजू पे बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन या फिर जेलसी, हसद ना करना, तो उसके लिए भी बच्चे को ग्रूम किया जा सकता है। लेकिन पहले एक साथ तो बैठिए। हम तो अभी एक साथ वक्त भी नहीं स्पेंड करते ना, हम तो सिर्फ अपने फोन के, टीनेजर्स की भी मैं बात कर रही हूँ, 12-13 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। वो आप माँ बाप बात कर रहे हैं और सुन नहीं रहे, वो गेम खेल रहे हैं। वो अगर गेम नहीं खेल रहे, वो सोशल मीडिया पे हैं, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देयर इन्वॉल्व इन देयर डिवाइसेस। लेकिन वो जो लिसनिंग पार्ट है वो नहीं हो रहा है। वो सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो खुदारा सब एक साथ बैठे, किसी भी मौके पे हर रोज एक दफा तो साथ बैठे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे गुफ्तगू करना शुरू करें ताकि वो ओपन अप हो। उसके भी देखें, बच्चे में जब भी आप देखें वो बहुत लोनली हो रहा है या अपने आप को अलग कर रहा है या कम बात कर रहा है, वो एक अलार्मिंग साइन है। या तो उसको हसद है लेकिन वो ओपन अप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको एहसास कमतरी है। क्यों मेरे माँ बाप टाइम नहीं दे रहे, या क्यों मेरे पास वो फलाना गेम नहीं है जो मेरे कजन के पास है। तो ये चीजें बात करने से हल हो सकती हैं कि माँ बाप ये कह सकते हैं। बिकॉज देखिए सब बच्चे तो आखिर बच्चे है ना, वो तो ये देखेंगे ना, उसके पास PS5 है, उसके पास Xbox है, मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों नहीं दिया, हसद हो गया। ऐसे शुरू होता है ना, बिल्कुल कंपैरिजन हो जाता है ना। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। और आजकल जो कंपैरिजन और जेलसी शुरू होती है वो होती ही इन्हीं चीजों के ऊपर है कि कौन किस तरह का, किसके पास कैसा गेम है, कौन PS5 है, किसके पास अभी जो न्यू प्रो आ रहा है वो क्या आ रहा है एंड ऑल दैट। देखिए जी फलां के पेरेंट्स ने तो उनको दिला दिया। तो ये जब कंपैरिजन शुरू होता है तो वहाँ कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन भी आ जाती है। चलिए उनसे इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या पेरेंट्स खुद बच्चों को एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं या फिर उनकी तरबियत इस तरह से होती है कि उनके बच्चे खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर हासिद बन जाते हैं और हसद करने लगते हैं, और जब तक वो चीज़ उनके पास ना आए तो वो फिर सुकून से नहीं बैठते और दूसरों का बुरा ही करते रहते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से कि उनके दरमियान आपस में जो कज़न्स होते हैं उनके दरमियान आपस में कज़न्स में इतनी जेलसी होती है कि जिसकी वजह से बड़े जो हैं वो भी आपस में लड़ रहे होते हैं और ख़ानदान के ख़ानदान जुदा हो जाते हैं। तो किस तरह बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। उरूसा, ये जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी ना कि आपस में जब कंपैरिजन शुरू होता है तो कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है, इसमें पढ़ी लिखी माएँ
पढ़े लिखे वालिदैन कितना किरदार अदा कर सकते हैं बच्चों को ये समझाने के लिए कि अगर उनके पास कोई लग्जरी चीज़ें नहीं हैं, कोई ऐसी एक्सेसरीज़ नहीं हैं, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं जिसे दिखाकर वो किसी और को इम्प्रेस कर सकें या ख़ुद इंजॉय कर सकें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब हैं या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और जो कुछ दिया है उस पर राज़ी हो जाएं तो मेरे ख्याल में किसी से जलने की, हसद करने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सबा, मेरा ख्याल है तो बहुत बड़ा किरदार है माँ बाप का इस चीज में कि बच्चे की ग्रूमिंग किस तरीके से करनी है। आखिरकार बच्चा जाहिर है बच्चा ही है, वो अपने माहौल से सीखेगा, अपने माँ बाप से सीखेगा, जाहिर है अपने बड़ों से ही वो आइडियल उनको बनाता है वो। तो मैं जैसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि एक बच्चा, मिसाल दे रही थी, एक बच्चे को अगर PS5 चाहिए या Xbox चाहिए, उसके कजन के पास है और उसके पास नहीं है, तो एक हसद डेवलप हो जाती है। अब यहाँ माँ बाप का किरदार इस तरह आता है कि माँ बाप जब बच्चे के साथ बैठेंगे और उससे गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या चीज चाहता है और क्या चीज पॉसिबिलिटी है माँ बाप के लिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बच्चे जो है ना, आखिरकार बच्चे तो है लेकिन वो समझदार भी अपनी जगह, वो अपनी दुनिया, जो हम आज की एज है वो ज्यादा ही तेज है उस मामले में, क्योंकि वो चीजों को देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द। तो बच्चे के साथ झूठ नहीं बोलना कि आप क्यों नहीं ले सकते, बी ऑनेस्ट विद देम। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैंने ऑनेस्टली सब अपने इर्द गिर्द यही देखा है, जो माँ बाप ऑनेस्ट रहते हैं ना अपने बच्चों के साथ, जो भी फाइनेंशियल हालत है आपकी, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, देन बी ओपन एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। इसमें मैं एक और चीज उरुसा आपकी बात में ऐड कर दूं कि जो पेरेंट्स या खासकर माएँ जो ये आहें भर रही होती है ना कि भाई हमारे पास ये नहीं है, या मैंने तो गोल्ड लेना था, मैंने प्रॉपर्टी, यकीन करें उनके बच्चों में भी यही चीज़ आ जाती है। उनका सबसे पहला प्राइम फोकस यही होता है, अभी पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, पैसे आ जाएं, गोल्ड आ जाए, किसी की गाड़ी से इम्प्रेस, किसी के घर से इम्प्रेस। अगर पेरेंट्स को इन चीज़ों को हासिल भी करना होता है तो कम से कम इन चीज़ों का जिक्र वो बच्चों के सामने ना करें, ये उनकी बेस्ट लर्निंग होगी। अगर आपने जिक्र ही करना है तो आप इस बात का करें कि सबसे पहले आप अच्छे इंसान बने, फिर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, फिर आप अपनी शेड्यूल बनाएं, लाइफ अपनी बेहतर करें, और उसके बाद आप अपनी मेंटल हेल्थ क्लियर करके और आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान देने के बाद ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन पेरेंट्स खुद बच्चों के सामने पैसे को सबसे प्राइमरी, सबसे इम्पोर्टेंट शो करते हैं, जिसके बाद उनके बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सबा, बच्चों में आजकल एक चीज सब में ही डेवलप हो रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के फौरन हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो सबर जो है ना वो माँ बाप से ही सीख रहे हैं। अगर जैसे माँ बाप ने अगर ये इजहार कर दिया कि मुझे अभी चाहिए और ये अभी नहीं हो रहा, तो गुस्से में इजहार हो रहा है उसका, तो फिर यही चीज बच्चा पिकअप कर रहा है ना। तो बच्चा भी क्या देख रहा है, अगर मुझे ये चाहिए तो फिर मुझे अभी चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं गुस्सा करूंगा। तो वो वही चीज रिपीट कर रहा है बिहेवियर। तो ये जो सबर और शुक्र का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि ये माँ बाप जब ये अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने रवैये के थ्रू ये घर में माहौल ऐसा पैदा होगा कि शुक्र है, सबर है, तो फिर बच्चे में ऑटोमेटिकली ये चीज माहौल से पिकअप करता है बच्चा। बिल्कुल। अब बहुत ज़्यादा जो हमें काम करने की ज़रूरत है बच्चों पे, वो यही है कि इन बच्चों को उन चीज़ों पे शुक्रगुजारी लेके आए जो उनके पास ऑलरेडी है, ना कि वो जो नहीं है। बिकॉज अगर अगेन बात वही आ गई कि आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना फोकस दुरुस्त किया जाए, आप शुक्रगुजारी पे आए, आप सबर पे आए। बच्चों की ग्रूमिंग इस तरीके से करें कि बच्चा आपके साथ ओपन अप हो। जितना क्लोज हो जाएगा बच्चा, तो फिर वो अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं होगी, सेल्फ स्टीम भी लो होगी उसको जिंदगी में फैसले लेने में प्रॉब्लम होगी। तो दिस ऑल स्टार्ट्स एज अ चाइल्ड, बचपन से ही सारी ग्रूमिंग शुरू होती है, और यहीं से ही माँ बाप को बहुत समझदारी से चीजों को आगे लेके चलना होगा, ताकि हसद का एलिमेंट जो है वो कम से कम डेवलप हो, बल्कि शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट हो, और हसद का हो ही नहीं तो ज्यादा बेहतर है। सही। अच्छा उरुसा, आपको याद होगा इसी हवाले से हमने एक दफा पहले भी डिस्कशन की थी, और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमें ये समझाया जाता था, हमें ये बताया जाता था कि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रेशियस चीज़ है आपकी लाइफ की, वो आपकी तालीम है। आप तालीम हासिल करें, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका पैसा, घर, गाड़ी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें छीनी जा सकती हैं या ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन तालीम, इल्म की दौलत वो दौलत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आजकल एम्फेसाइज इस बात पर नहीं किया जाता। आजकल खुद पेरेंट्स बच्चों को शॉर्टकट्स बता रहे होते हैं, खुद ये बता रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुमसे कोई एक दफ़ा कोई कुछ कहे तो तुमने 2 दफ़ा उसको 4 बातें सुनानी है। तो सोचे फिर ये माशरा कहाँ जाएगा और फिर क्या तरबियत होगी।
और सब बिल्कुल सही कह रही हैं सबा सबा, हाँ। लेकिन यहाँ पे सारी गलती माँ बाप की नहीं है। मैं आपको क्योंकि मैं विटनेस करती हूँ हाँ, केसेस, हाँ। क्योंकि बाजों का जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, वो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उन्होंने आजकल अपने चैनल्स वगैरह सेटअप करके एंड दे आर हाँ। अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। तो वो बच्चे इंप्रेस हो रहे हैं उस चीज से, गलत इंप्रेस हो रहे हैं। पहले एजुकेशन आती है, उसके बाद आपने जो करना है आगे करें, क्योंकि सही। कल को अगर आपका ये नहीं रहा तो पीछे एजुकेशन तो है नहीं, वेयर डू यू स्टैंड, आप हाँ, कहाँ खड़े होते कहाँ हैं। खड़े तो होते हैं, ये चीज बच्चों को समझाने वाले हमें ही समझाना होगा बच्चों को, हाँ। क्योंकि वो देख रहे हैं जो कि सिर्फ ग्रीन साइड है, लेकिन हाँ। उसके पीछे भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी। आपको पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक वो जो प्रोसेस, उस प्रोसेस से गो थ्रू करें। बिकॉज अगर आपने शॉर्टकट्स लिए जिंदगी में, इस तरह के शॉर्टकट्स लिए आपने, तो फिर वक्ती तौर पे आपको वो मिल जाएगा शायद जो आप चाह रहे हैं, पैसा हो, फेम हो, एवरीथिंग, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं रहेगा। और ये हमारे इर्द गिर्द केसेस सामने हैं बहुत सारे। टाइम इतना तवील नहीं है कि उस पर हम बात करें, लेकिन वी हैव सीन इट, हमने विटनेस किया है खुद की बहुत सारे केसेस जहाँ पे लोगों ने इस तरह इंस्टेंट उनको बहुत सारी चीजें मिल गई, बट वो लास्ट नहीं किया इतना। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी ग्रूम नहीं थी, आपकी गुफ्तगू में वो लफ्ज और वो अंदाज नहीं थे जो होने चाहिए, जो कि रिस्पेक्टेबल इंसान से आनी चाहिए, वो चीजें नहीं थी। तो ये सारी चीजें आपको तालीम देता है। और वही बात है ना कि आप इसको मेकअप भी नहीं कर सकते, यानी आप इसके ऊपर कोई अगर किसी शख्स के पास तालीम नहीं है, किसी शख्स को बात करने का सलीका या तरीका नहीं है, किसी शख्स को नहीं पता है कि किस तरह किससे बात करनी है, किसकी रिस्पेक्ट किस तरह होती है, वो उसके ऊपर अपना खौल भी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि एक टाइम होता है कि वो लोग एक्सपोज हो रहे होते हैं और ये चीज़ फिर उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है। और अगर फाइनेंस भी नहीं है उनके पास तो फिर वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे होते। तो तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जिसके पास तालीम है मेरे ख्याल में उसे किसी से जलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप काबिल हैं तो आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पैसा है तो खुदा ना खास्ता वो पैसा कभी आपके पास से जा सकता है। अप एंड डाउन आते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं। अगर आप बहुत बड़ी गाड़ी आपके पास है लेकिन तालीम नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर वो गाड़ी बिल्कुल बेकार है जो आप बग़ैर तालीम के ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि जी दुनिया क्या है, एक्सपोजर क्या है, तरबियत क्या है, लेकिन आप सिर्फ पैसे के बल पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत है पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और हम जैसे लोगों को भी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तरबियत और तालीम ही है। बिल्कुल बिल्कुल सबा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू थिंग्स दैट आर नीडेड। ये बहुत ज़रूरी है। ये पैगाम आपने बड़ा अच्छा दिया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसी के बेसिस पे मेरा ख्याल है माँ बाप अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें तो माशरे में बेहतरी भी आएगी और अच्छे इंसान भी होंगे और हम अपने माशरे को आगे बढ़ते हुए भी देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उरूसा, बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ हुई। और उरूसा के पास जितने भी इस तरह के केसेस आते हैं ना तो उरूसा ज़रूर बताती हैं कि बच्चे किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं या जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं लेकिन ख़ानदान के ख़ानदान जुदा हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनके बच्चों में आपस में बनती नहीं है, वो इतना टॉलरेंस नहीं होता, कंपटीशन होता है हाँ, मगर तालीम का कंपटीशन नहीं होता। वो कंपटीशन होता है फाइनेंशियल थिंग्स का, वो कंपटीशन होता है जी किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कौन किस ट्रिप पर गया है, किसने क्या ख़रीदा है, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन नहीं होता। इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान रखिए, अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर सब्र शुक्र करें। जो आपके रिश्ते हैं वो आपके लिए नेमत हैं, उनको संभाल के रखिए, क्योंकि आपके भाई का कोई नेमुल बदल नहीं है, आपके पेरेंट्स का कोई नेमुल बदल नहीं है, आपके रिश्तेदारों का कोई नेमुल बदल नहीं है। चाहे आपके दोस्त कितने भी अच्छे हों, वो बिल्कुल ठीक है आप दोस्तियाँ रखें, लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो बहन भाई हैं, उनसे कतई ताल्लुक़ ना करें जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपका उनसे कोई कंपटीशन है या बच्चों में आपस में कोई ऐसी बात हो गई है। चलिए जी, आज की शो से फ़िलहाल इतना ही। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।